अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड में चैप्टर स्टार्ट किया था सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। इसमें आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली हमने पढ़नी है जो है न्यूक्लियस है। ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम टॉपिक है जो इंशाल्लाह पढ़ाने के बाद आपको इसमें तमाम तरह के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होता ही वो सेल है जिसके अंदर है न्यूक्लियस जो है ये प्रोमिनेंट पाया जाए, नुमाया तौर पर पाया जाए, यानी इसके अंदर जो डीएनए है, हेरिडिटरी मटेरियल है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है अंदर मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली, नुमाया ऑर्गेनेली, जिसकी वजह से हम उसे यूकैरियोटिक सेल का नाम देते हैं, वो है बेटा न्यूक्लियस। स्फेरिकल होता है, ये गोल मटोल होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है ये गोल मटोल होता है। तो ये 10% वॉल्यूम ऑफ द सेल, यानी सेल में 90% अदर ऑर्गेनेलीज हिस्सा लेती हैं, बाकी 10% जो है वो वॉल्यूम है एतबार से सेल का जो 10% हुजम है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। एनिमल सेल है दरमियान में न्यूक्लियस होता है। जब है प्लांट सेल जो है, जो पौधे का सेल है, इसके सेंटर में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है ये पुश हो है एक साइड पे चला जाता है। तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है ये साइड पे पुश हो जाता है, जब है एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है, दरमियान में मौजूद होता है। इसके बाद इसके फंक्शन की बात करें तो ये तमाम तर जो सेल है अंदर इंफॉर्मेशन मालूमात होती है ये उसे प्रोसेस करता है, यानी सेल ही तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेल ने तमाम फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उन्हें ये इंफॉर्मेशन मालूमात जो है वो इसके पास होती है। ये मालूमात को जो है वो प्रोसेस करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्योंकि सेल है अंदर जितने भी अफ़ाल सर अंजाम होने हैं, जितने भी जो फंक्शन परफॉर्म होने हैं, वो सारे है सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है वो न्यूक्लियस के पास होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस करनी है, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। कोई भी ऑर्गेनेली है उसने फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसको मैनेज करने वाला पीछे न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल है। स्टोर हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो हमारा विरासती मादा है, जो किसी भी स्पीशीज में हेरिडिटरी मटेरियल विरासती मादा है, वो सेल है अंदर है न्यूक्लियस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये जो डीएनए होता है हेरिडिटरी मटेरियल होता है, असल में न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए होता है, यही जो डीएनए है यही सेल है तमाम तर जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है, उनको जो है वो तरतीब से परफॉर्म करवाता है, एक्टिविटीज है दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। तो मसलन ग्रोथ है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल डिवीजन है, ये तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं ये ब्रेन ऑफ द सेल यानी है न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। अब न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई और क्रोमाटिन्स, ये चार जो हैं वो हिस्से जो हैं वो न्यूक्लियस के हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप का दूसरा नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डबल लेयर्ड होती है, यानी ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। स्पेस बिटवीन बोथ लेयर्स, ये जो डबल लेयर होती है इसके दरमियान में खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये भी सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है,
लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, उसमें प्रोटीन जो है वो धंसी हुई होती हैं। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेम वही स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप का भी है। इसमें भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है और दरमियान में प्रोटीन्स जो हैं ये धंसी हुई होती हैं, दबाई हुई होती हैं। और न्यूक्लियर इन्वेलप से बाहर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दीवार शुरू हो जाती है, वॉल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप उसे पहले सिस्टर्नी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, बाहर जो है वो शुरू हो जाए। पोर्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप जो दीवार है न्यूक्लियस की, उसके अंदर परफोरेशन होती है, सुराख होते हैं, उन सुराख को न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और वो न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये प्रोटीन है बने हुए होते हैं और उन प्रोटीन्स को न्यूक्लियोपोरिन बोलते हैं। तो पोर्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप इज नाउन एज न्यूक्लियर पोर, जो बनाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। मैंने पहले सर ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो है न्यूक्लियर पोर बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोपोरिन। अब इस न्यूक्लियोपोरिन या न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसके इनर साइड पर यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं, जिसे इन साइड ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप लाइनिंग बाय प्रोटीन। इससे अंदर वाली साइड पर यहाँ पर चारों अतराफ में प्रोटीन से जो है वो तय बनी हुई होती है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना जो होता है ये अंदर से जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है, सहारा देता है ये न्यूक्लियर इन्वेलप को। ये न्यूक्लियस की जो शेप है उसे मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। इसके बाद इसके अंदर ये जो सेमी फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है, ये जो फ्लूइड है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ही जानब जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो फ्लूइड है उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, इसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। अब एंजाइम कौन से हैं? इसमें डीएनए पॉलीमरेजेस और आरएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेज इसलिए होते हैं क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के दौरान जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाता है जो है डॉटर सेल में ट्रांसफर होनी होती है, तो उस दौरान डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में रोल प्ले करते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनना होता है, यानी जब भी प्रोटीन बननी है सेल में, तो उस प्रोटीन को बनने के लिए पहले डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बाद में प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए, मैसेंजर आरएनए कहाँ से बनेगा? डीएनए से बनेगा। तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो ये मैसेंजर आरएनए बनाने में जो प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन है अमल है ये करवाने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना अमल पैदा करवाते हैं, यानी इन आरएनए पॉलीमरेज के जरिए से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसके अलावा फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। आरएनए और डीएनए दोनों जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। तो जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है या मैसेंजर आरएनए ही सिंथेसिस होती है, तो उस दौरान जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उन्हें जोड़ है मैसेंजर आरएनए या फिर डीएनए ही जो नई कॉपी बनाई जाती है वो बनाने में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड हैं वो ऐड होते हैं। इसके अलावा मेटल आयंस होते हैं। मेटल आयंस में Mg+2 Mg आयंस होते हैं, यानी मैग्नीशियम आयंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी
पाई जाती हैं। हिस्टोन वो प्रोटीन्स हैं जो जिन्हें ऊपर डीएनए रैप होकर न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, जिस पे बाद में यही जो क्रोमेटिन है इसने कंडेंस हो है। जब क्रोमोसोम बनाना है तो उस दौरान ये जो डीएनए होता है ये एक प्रोटीन है ऊपर रैप होता है। तो ये जो प्रोटीन होती है ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। इसके अलावा चंद अदर्स प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जो है नॉन हिस्टोन होती हैं। अब ये जो एंजाइम है ये भी प्रोटीन इन नेचर है, तो इसलिए उसने नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी बताया हुआ है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। अब अगर कंपोजिशन है लिहाज से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मुवाजना किया जाए तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में स्लाइटली डिफरेंस होता है, यानी थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा ये एक दूसरे से कंपोजिशन है लिहाज से चेंज होते हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर पोर्स, यानी वो सुराख जिनके जरिए से मटेरियल आउटसाइड और इनसाइड जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये रेगुलेट है मॉलिक्यूल्स, यानी ये मॉलिक्यूल ही जो इनसाइड अंदर ही तरफ जाना और मॉलिक्यूल था न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आना साइटोप्लाज्म में, दोनों तरह ही जो ट्रांसपोर्ट है उसे मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर पोर इस्तेमाल किया जाता है। ये परमिएबल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनका साइज न्यूक्लियर पोर से छोटा होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्यों है सुराख का साइज बड़ा है और मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, वो इजीली आसानी से दरमियान में से क्रॉस हो जाते हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस नहीं होते, जो फंस जाते हैं, उनके लिए फिर प्रोटीन्स होती हैं, वो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए से अंदर ट्रांसफर करवा देते हैं। न्यूक्लियर पोर्स मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये भी डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये दरअसल इस न्यूक्लियर पोर की जो शेप है उसकी मेंटेनेंस, उसको बरकरार रखने में अपना रोल अदा करता है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटा सा जिस्म, ऐसा एक बॉडी ऐसी पाई जाती है जो रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो साइड पे न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है उसकी निस्बत इसका जो कलर होता है, इसका रंग जो होता है ये थोड़ा सा डार्क होता है, गहरा होता है। दूसरा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये शफाफ ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये रेड कलर में जो शो किया हुआ है इसे हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। ये प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये डार्क कलर में पाया जाता है और प्रोमिनेंट पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जिस तरह न्यूक्लियस ही दीवार है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस तरह न्यूक्लियोलस ही दीवार नहीं होती, उसकी कोई वाल नहीं है, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फेडरल बॉडी बुक में लिखा हुआ है 1 to many न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, लेकिन पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है 1 और 2। तो ये 1 या 2 होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोलाई जो होते हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम ही सिंथेसिस करता है, यानी राइबोसोम्स को बनाता है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ आए हैं तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम जो है वो पीछे से न्यूक्लियोलस बना रहा होता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। यानी राइबोसोम है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों जो है ये न्यूक्लियोलस बनाता है और ये न्यूक्लियर पोर्स है थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो दरअसल मैन्युफैक्चर ऑफ राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस है जिम्मे है, ये फंक्शन है न्यूक्लियोलस का। इसके बाद अब न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए भी न्यूक्लियस के पास
ही हिदायत होती हैं, न्यूक्लियस के पास ही वो हिदायत हैं जो न्यूक्लियोलस को बनाती हैं। बाद में न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम जो है वो बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब जो डीएनए होता है जो क्रोमोसोम ही शेप में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, उस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसी साइट्स मौजूद होती हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR। ये जो NOR है यानी वो न्यूक्लियोटाइड जिन्हें पास ये हदायत होती है कि न्यूक्लियोलस बनाया जाए, वो न्यूक्लियोलस बनाते हैं, तो वो बाद में राइबोसोमल RNA बनाते हैं। यही राइबोसोमल RNA जो है वो बाद में आपको पता है राइबोसोम जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, राइबोसोमल RNA से प्लस प्रोटीन से। तो राइबोसोमल RNA बनाना ये जो है वो जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, वो जो न्यूक्लियोटाइड ही तरतीब है जिसे हमने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोला हुआ है NOR। ये क्रोमोसोम है ऊपर है, क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना है, इसका मतलब है डीएनए पे तरतीब है, जिस उस तरतीब का नाम है NOR। वो NOR जब ट्रांसक्रिप्शन है थ्रू मैसेंजर RNA है थ्रू राइबोसोमल RNA बनाता है, यही राइबोसोमल RNA के साथ बाद में प्रोटीन मिलती है और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट बनते हैं, तो आखिरकार ये राइबोसोम बन जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियोलस है भी मजीद तीन कंपोनेंट्स हैं, इसमें ग्रैन्युलर, फिब्रिलर और डीएनए, ये तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये जो ग्रैन्युलर होता है इसमें वो राइबोसोम्स पड़े होते हैं, वो राइबोसोम्स सब यूनिट पड़े होते हैं जो पहले से तैयार हो चुके होते हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड राइबोसोम जो है वो यहाँ पर स्टोर पड़े होते हैं। और फिब्रिल रीजन में रॉ मटेरियल पड़ा होता है जिनसे नए राइबोसोम्स बनाने होते हैं, यानी जो जैसे ही बनते हैं वैसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर दिए जाते, न्यूक्लियर पोर है थ्रू बाहर है जाहिर है बनाओ भाई प्रोटीन, ये वहाँ पर पहले स्टोर किए जाते हैं, इन्हें मेच्योर यानी इन्हें साथ जो भी बाद में प्रोटीन अटैच होनी होती है वो होती है, इन्हें यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ग्रैन्युलर रीजन में राइबोसोमल सब यूनिट ऑलरेडी फॉर्म्ड ये वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। फिब्रिलर रीजन में रॉ मटेरियल होता है जो न्यू राइबोसोम ही सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब न्यू राइबोसोम के लिए भी राइबोसोमल RNA चाहिए, तो इस रीजन में न्यू राइबोसोमल RNA तैयार हो रहा होता है। इसके बाद डीएनए है, वो तो जाहिर बात है NOR रीजन पे मुश्तमिल है, उसी ने ये सारे काम करवाने हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, जब डिवाइड नहीं हो रहा होता, जब ये जो है वो नए डॉटर सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, तो उस दौरान ये मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही सेल साइकिल में इंटर हो जाता है, जब सेल डिवीजन में इंटर हो जाता है, माइटोसिस या मियोसिस में इंटर हो जाता है, तो ये प्रोफेज में जाकर ये न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर हो जाता है, तोड़ दिया जाता है, डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब सेल में लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, न्यूक्लियर इन्वेलप के बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन चाहिए, मोर देन 10,000 प्रोटीन्स जो हैं वो सेल में आइडेंटिफाइड हैं, उनकी शनाख्त हो चुकी है, वो पहचानी जा चुकी हैं, मोर देन 10,000 प्रोटीन, 10,000 से ज़्यादा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म में तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनमें एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से साइज ऑफ न्यूक्लियोलस जो है वो कंसिडरेबल होता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो नज़र आता है। तो ये जो रीजन है ये न्यूक्लियोलस है, क्योंकि इसने ज़्यादा सारे राइबोसोम सिंथेसाइज करवाने होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके ज़्यादा सारी प्रोटीन्स बनानी होती है, इस वजह से साइज ऑफ न्यूक्लियोलस जो है ये
कंसिडरेबल है, यानी इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, जैसे है पहले बात हो चुकी है, सेल डिवीजन है में जो न्यूक्लियोलस है ये एक दफ़ा डिसअपीयर हो जाता है, उसके बाद आफ्टर माइटोसिस न्यू न्यूक्लियोलस फॉर्म, यानी नए न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाते हैं। यानी एक दफ़ा जब सेल डिवीजन फेज में इंटर होता है तो वहाँ पर ये न्यूक्लियोलस जो है वो तोड़ दिया जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही माइटोसिस या मियोसिस कंप्लीट होती है तो उसके बाद इस न्यूक्लियोलस को बना लिया जाता है। अब इस न्यूक्लियोलस को दोबारा जो है वो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन के थ्रू जो है वो सिंथेसाइज करवाया जाता है, दोबारा इसी के थ्रू बनाया जाता है। तो अब बेटा ये लास्ट पार्ट है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर जो आखिरी हिस्सा अब हमने पढ़ना वो है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डोरीनुमा जो स्ट्रक्चर है, जो डोरीनुमा ढांचा जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है ये मजीद डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और डीएनए जो है वो विरासती मादा है, हेरिडिटरी है, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी नई नस्ल में जो आदात पैदा होनी है, जो वालिदैन से ट्रांसफ़र होनी है बच्चे में, वो इसी डीएनए के थ्रू होती है। तो ये डीएनए जो है ये विरासती मादा है। अब ये जो क्रोमेटिन है ये भी दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो यूक्रोमेटिन है ये ही एक्टिवली होता है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी यही मैसेंजर आरएनए बनाता है और इस मैसेंजर आरएनए से बाद में प्रोटीन्स बनती हैं। तो ऐसा क्रोमेटिन का ऐसा हिस्सा जो किसी खास प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता हो उसे हम नाम देते हैं यूक्रोमेटिन। और ये जहाँ पे यूक्रोमेटिन होती है वहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा ढीला होता है, ताकि जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस है या फिर बाद में मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बननी है वो आसानी से बन जाए। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये टाइटली पैक्ड होता है, ये नॉट एक्टिव होता है, ये नॉट एक्टिव होता है। ये जो है वो मैसेंजर आरएनए भी नहीं बनाता, मैसेंजर आरएनए भी नहीं बनाता, और जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन भी नहीं बनती। चूँकि ये टाइटली पैक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये दो टाइप्स हैं क्रोमेटिन ही, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। लेकिन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये जो डोरी जैसा स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डिवाइडिंग फेज में पाया जाता है। जब सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता तो उस दौरान जो है ये क्रोमेटिन ही फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये डिवीजन फेज में इंटर होता है, सेल साइकिल में इंटर होता है, तो डिवीजन फेज में होता है तो यही जो है ये टाइटली पैक होना शुरू हो जाता है, रैप होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिससे एक मोटा सारा स्ट्रक्चर पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यानी ये पहले इस तरह स्कैटर्ड होता है डीएनए जो है वो अब प्रोटीन से ऊपर रैप होता है, लपेटा जाता है प्रोटीन है ऊपर, और इस तरह एक मोटा सारा स्ट्रक्चर नजर आता है जो लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए से भी नजर आ जाता है। इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम से ऊपर दो स्ट्रैंड होते हैं, उन दो स्ट्रैंड्स का नाम है क्रोमेटिड। जो ऊपर वाली साइड पे होता है उसे हम बोलते हैं अपर क्रोमेटिड, और जो नीचे वाली साइड पे होता है वो लोअर क्रोमेटिड। ये जो अपर क्रोमेटिड होता है ये लेंथ वाइज छोटा होता है, लंबाई में छोटा होता है, जब है जो लोअर क्रोमेटिड है ये लंबाई में बड़ा होता है। अपर क्रोमेटिड जो होता है ये शॉर्ट होता है, लोअर क्रोमेटिड जो होता है ये लॉन्ग होता है। अपर क्रोमेटिड जो हम बोलते हैं पी क्रोमेटिड्स, पी क्रोमेटिड। जब है जो लोअर होता है इसे हम बोलते हैं क्यू क्रोमेटिड।
अब पी जो है इसे हम बोलते हैं पिटाइड। ये जो पिटाइड है इसका मतलब होता है शॉर्ट। तो ऊपर वाला जो है ये शॉर्ट इन लेंथ होता है, इस वजह से हम बोलते हैं अपर क्रोमेटिड जो है ये शॉर्ट है। जब है पी के बाद जो अल्फा बेटा आता है वो फ्यू है, इसलिए जो लोअर है उसे हम फ्यू क्रोमेटिड्स बोल देते हैं। ये अटैच सेम पॉइंट, ये दोनों क्रोमेटिड एक ही पॉइंट पर अटैच होते हैं जिसका नाम है सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर है ऊपर दोनों तरफ जो है ये एक प्रोटीन अटैच होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोफोर प्रोटीन। जब सेल डिवीजन में इंटर होता है और यह क्रोमोसोम जो है ये अटैच होता है स्पिंडल फाइबर पर, तो ये दरअसल यहाँ से इसे काइनेटोफोर प्रोटीन है साथ अटैच होता है। इस तरह स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोफोर प्रोटीन है साथ अटैच होता है और वहाँ पर ये बाद में एक दूसरे की ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। अब जब इंटरफेज में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है तो उस दौरान ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये रेप्लिकेट हो है अपने साथ जो है वो दो क्रोमेटिड्स और बना देते हैं। तो ये क्रोमेटिड जो सेम सेंट्रोमेर है साथ अटैच हो उन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हर स्पीशीज है अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे है हम इंसान हैं और इंसानों मतलब होमो सैपियन है, अंदर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये 46 होते हैं, ना 46 से 47 होते हैं ना 45 होते हैं। अगर ये 45 या 47 हो जाए तो फिर हमें जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक सिंड्रोम्स होती हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है नॉर्मल पर्सन में वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इंडियन फर्न है अंदर 1260 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब है जो डीएनए की लेंथ है एक सेल है अंदर डीएनए की लेंथ जो है वो 6 फीट होती है, 6 फुट होती है। 6 फुट लंबा डीएनए पाया जाता है हमारे सेल में। जब है हर क्रोमोसोम है पास 1.5 इंच जो है वो डीएनए है पीस जो है वो 1.5 इंच जो है वो 46 में से अगर एक क्रोमोसोम हो तो उसके पास 1.5 इंच यानी 1.5 इंच जो डीएनए है वो एक क्रोमोसोम है पास आता है 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच। तो ये 46 क्रोमोसोम जब मिलते हैं 1.5 इंच बनते हैं तो अल्टीमेटली 46 क्रोमोसोम जो है वो बनते हैं। इस तरह यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी भी मालूमात थी वो आपके साथ शेयर ही। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।